भवनों के निर्माण हेतु आज शिलान्यास किया जाना है सर। ये भवन सर राज्य सरकार द्वारा दिए गए फंड से, डीएमएफटी से प्राप्त हुए फंड से, और एक महाविद्यालय का निर्माण सर भामाशाह के सहयोग से हुआ है। आज जिनका लोकार्पण किया जाना है सर, उसमें राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू, राजकीय महाविद्यालय खींवसर जिला नागौर, राजकीय महाविद्यालय बामनवास जिला सवाई माधोपुर, राजकीय महाविद्यालय पुष्कर जिला अजमेर, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा इसका शिलान्यास होना है सर। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा जिला धौलपुर, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी इसका जीर्णोद्धार हुआ है सर। राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा सिरोही इसका शिलान्यास किया जाना है सर। सेठ श्री केदारमल मोदी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुड़ा जिला झुंझुनू का, इसमें इस भवन का निर्माण श्री किशन कुमार मोदी भामाशाह के द्वारा दिए गई राशि से निर्मित हुआ है सर। स्वर्गीय पंडित नवल किशोर जी शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा में जिम्नेजियम भवन का निर्माण हुआ है सर, इसका लोकार्पण होना है। राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय सीकर, राजकीय कन्या महाविद्यालय हौद जिला सीकर और राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, इनके भवन का लोकार्पण होना है सर। सर मैं पूरी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन भवनों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए पट्टिकाओं का अनावरण करने का श्रम करें। थैंक यू सर। अरे यार एक साथ नहीं करना। मंत्री बैठे जी सर। तो नमस्कार। पहला महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू। ये 2014 में स्थापित है और 6 करोड़ के लागत से ये जो बना है स्नातक स्तर का विद्यालय, और करीब 500 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत है। सर मैं आग्रह करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड हो रही है क्या? नेक्स्ट प्लीज राजेश जी। अगला ये उसका छायाचित्र है। अगला विद्यालय राजकीय महाविद्यालय खींवसर नागौर 2016 में स्थापित ये महाविद्यालय स्नातक स्तर पे चल रहा है। करीब 500 बच्चे यहाँ अध्ययनरत है। 6 करोड़ के लागत से ये भवन बना है। आज इसका अनावरण हो रहा है। सर मैं आग्रह करता हूँ सर, और एक बार नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अगला राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर का है। 2013 में निर्मित स्थापित यह महाविद्यालय स्नातक स्तर पे चल रहा है, सह शिक्षा का है। करीब 3 करोड़ के लागत से यह भवन निर्मित है। करीब 300 विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययनरत है। इसका शिला पट्टिका का अनावरण के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। अगला महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय पुष्कर है। ये 2013 में निर्मित स्थापित महाविद्यालय स्नातक स्तर पे चल रहा है। कला संख्या यहाँ पे संचालित है। करीब 300 बच्चे यहाँ अध्ययनरत है। 3 करोड़ के लागत से ये भवन बना है। मैं आग्रह करूंगा कि इसका शिलापट्टक का अनावरण करें। अगला महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय गंगापुर है। 2020 में ये स्थापित है। स्नातक स्तर पे ये विद्यालय, आज इसका शिलान्यास डीएमएफटी फंड से
फंडेड ये महाविद्यालय 6 करोड़ के लागत से बनने जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि इसका भी शिलापट अनावरण करें। अगला महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा 2016 में स्थापित यह महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर पे कला संकाय पर संचालित है। आज इसका लोकार्पण होने जा रहा है। करीब 500 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत है। लगभग 6 करोड़ के लागत से ये भवन बना है। महाविद्यालय निर्माण भवन पूर्ण हो चुका है। मैं इसका शिलापट के अनावरण के लिए आग्रह करूंगा। नेक्स्ट प्लीज। अगला राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, इसका जीर्णोद्धार 40 लाख के लागत से किया गया है। स्नातक स्तर पे यह विद्यालय संचालित है। करीब 300 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत है। मैं शिलापट के अनावरण के लिए आग्रह करूं। राजकीय महाविद्यालय नेक्स्ट प्लीज। राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा, ये 2018 में स्थापित स्नातक स्तर पे कला संकाय में संचालित महाविद्यालय है। करीब 500 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत है। डीएमएफटी के फंड से 6 करोड़ 67 लाख के लागत से ये भवन बनने वाला है। इसका शिलान्यास कार्यक्रम आज है। मैं आग्रह करूंगा इसका शिलापट के अनावरण करें। सेठ श्री केदारनाथ मोदी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गूड़ा झुंझुनू 2013 में स्थापित यह महाविद्यालय आज लोकार्पण होने जा रहा है। कला संकाय में संचालित है। स्नातकोत्तर स्तर पे महाविद्यालय है। इसका भवन निर्माण श्री बामाशाह द्वारा निर्मित है। करीब 4.22 करोड़ के लागत में करवाया गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि शिलापट का अनावरण करें। स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, यहाँ जिम्नेजियम का निर्माण हुआ है। 1 करोड़ की लागत में ये जिम्नेजियम का निर्माण हुआ है। इस कॉलेज में करीब 10,000 बच्चे अध्ययनरत है। मैं अनुरोध करूंगा कि शिलापट का अनावरण करें। राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय सीकर 2014 में स्थापित यह महाविद्यालय स्नातकोत्तर पर संचालित है। वाणिज्य संकाय यहाँ पे संचालित है। करीब 2000 विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययनरत है। 6 करोड़ की लागत से यह भवन निर्माण है। मैं अनुरोध करूंगा इसका शिलापट का अनावरण करें। बाबा विश्वंबर दास राजकीय कन्या महाविद्यालय होद सीकर 2013 में स्थापित यह महाविद्यालय स्नातकोत्तर पर कला संकाय पर संचालित है। करीब 700 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत है। ये 3 करोड़ के लागत से यह भवन बना है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसका भी शिलापट अनावरण करें। आखिर में राजकीय कला महाविद्यालय कोटा 2014 में स्थापित यह महाविद्यालय स्नातकोत्तर पर कला संकाय में संचालित है। लोकार्पण होने जा रहा है। करीब 6 करोड़ के लागत में यह भवन निर्माण हो चुका है। यहाँ पे 8,000 से भी ज्यादा बच्चे अध्ययनरत है। मैं अनुरोध करूंगा कि शिलापट का अनावरण करें। मैं इसी कड़ी में उद्बोधन के लिए
श्री किशन कुमार मोदी बामशा, सेठ केदारमाल नाथ मोदी राजकीय महाविद्यालय गुड़ा का संपूर्ण निर्माण इनके द्वारा कराया गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे। कुमार मोदी। राजस्थान के लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का हार्दिक अभिनंदन। मैं आज अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ईश्वर व पूर्वजों के आशीर्वाद एवं सरकार के सकारात्मक सहयोग से मेरे व मेरे पूर्वजों की जन्मस्थली पर शिक्षा का एक पौधा लग पाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि गुड्डा शिक्षा नगरी के रूप में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य शाखाएं की कक्षाएं आरंभ कर दी जाए तो मजदूर, गरीब किसान का बेटा बेटी सरकार की अनेक योजनाओं व सुविधाओं का लाभ उठाकर समाज के पहले पायदान पर पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री जी प्रकृति से ही संवेदनशील है, ऐसे में यह पौधा वृक्ष समय के साथ वट वृक्ष भी बनेगा। मैं अपनी ओर से पूरे मनोयोग से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि विज्ञान एवं वाणिज्य शाखाएं की स्वीकृति सरकार द्वारा जारी करने पर महाविद्यालय में जिन भी भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होगी वह मैं अपने ट्रस्ट की ओर से समय रहते पूरा करूंगा। जय जय राजस्थान। धन्यवाद श्री किशन कुमार मोदी जी। मैं अगले घड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा माननीय विधायक सादुलपुर श्रीमती कृष्णा पुनिया जी को अपना उद्बोधन। राजस्थान की जनता के सपनों को साकार करने में जुटे गांधीवादी सोच के धनी आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन विभाग श्री शांति कुमार धारीवाल जी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी जी, कार्यक्रम से जुड़े तमाम सम्मानीय विधायकगण, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग संदेश नायक जी, सम्मानीय अधिकारीगण, भामाशाह आयोजन से जुड़े तमाम शिक्षकगण, साथीगण, दर्शक, श्रोतागण और मेरी विधानसभा के सम्मानित नागरिक। 26/7/2013 का वो दिन मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक था जिस दिन आप ही के द्वारा इस कॉलेज की घोषणा की। वह 29/8/2013 को वित्तीय स्वीकृति के साथ नौजवानों के सपनों को उड़ान दी। आज हमारे अंचल और खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर के लिए बड़ा खुशी का दिन है। आपके कर कमलों से राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के नवनिर्मित सुंदर भवन का लोकार्पण हो रहा है। इसे हम सब हमारे अंचल के युवाओं के भविष्य की शुभकामनाओं के साथ समर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस हेतु क्षेत्र की जनता की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया है कि यह पूरे देश में एक मिसाल है। पिछले 2 साल में खोले गए राजकीय महाविद्यालयों की संख्या इसके ताजा प्रमाण है। इसी कड़ी में बालिका शिक्षा के बढ़ावे के लिए प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी कि आपने मेरा अनुरोध स्वीकार कर क्षेत्र में राजकीय बालिका महाविद्यालय की भी घोषणा की और उसे स्वीकृत भी किया। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र का 40 वर्षों के इतिहास को देखा जाए तो हमेशा इस क्षेत्र की अनदेखी की गई। इस क्षेत्र का भाग्य उदय आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ। मुझे गर्व महसूस होता है जब 2 दिसंबर 2018 की रैली में जनता के सामने आपने वादा किया कि कृष्णा, तुम काम मांगते हुए थक जाओगी पर मैं काम देते हुए नहीं थकूंगा। उसी अनुरूप आपने सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र और चूरू को सौगातें सौंपी। आपकी सोच है कि राजस्थान का हर तबका उन्नति करे। मेरे प्रतिनिधि किसान वर्ग के प्रति आपकी समझ ही है कि आजादी के इतने साल बाद चूरू जिले को पहला राजकीय कृषि महाविद्यालय मेरे अनुरोध पर मेरे विधानसभा क्षेत्र के चांदगोठी गांव में खोलने की घोषणा की। इससे खेती किसानी से जुड़े परिवारों के बच्चों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया होगा जिसके दूरगामी परिणाम हम सबको मिलेंगे। खेल मेरे जीवन का हिस्सा है। खेल ने ही मुझे पहचान दी। मेरे विधानसभा क्षेत्र के हर बच्चे का जुड़ाव खेल से है। देश के लिए पदक जीतकर देश का नाम रोशन करें, इसके लिए मुहिम रही और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध पर आपने खेल स्टेडियम की घोषणा ही नहीं अपितु वित्तीय स्वीकृति भी जारी की। आप ही के द्वारा सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए राजगढ़ बूंगी पेयजल परियोजना आरंभ की गई। हाल ही में सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र जलदाय विभाग का खंड कार्यालय खोलकर एक और सौगात प्रदान की है। इस हेतु भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ।
राजस्थान और खासकर चूरू जिले सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम माननीय मंत्रीगण सदैव तत्पर रहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। मैं राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जी व अधिकारी गणों का आभार प्रकट करती हूं और निवेदन प्रेषित करती हूं। आज जिस भवन के लोकार्पण के हम साक्षी बने हैं, यह और ऊंचाइयां छुए, इसके लिए हमें कटिबद्ध होना होगा। लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अमूल्य समय प्रदान किया। सादुलपुर की जनता आपका धन्यवाद प्रेषित करती है। भरोसा सौंपती हूं कि हम मिलकर और ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, अंतिम पंक्ति के लोगों का कल्याण करेंगे। महाविद्यालय में आने वाले समय में नए शैक्षणिक आयाम प्राप्त करेगा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे देश दुनिया में अंचल और प्रांत का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सपने में माझी और साजी बनने हेतु सभी का आभार पुनः धन्यवाद प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद एवं आभार श्रीमान। मैं इसी कड़ी में अगले वक्ता माननीय विधायक खीमसर नागौर से श्री नारायण बेलीवाल जी को आमंत्रित करता हूं, अपना उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, परम आदरणीय धारीवाल जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी और इस कार्यक्रम में जुड़े मेरे समस्त साथी विधायकगण, भामाशाह और अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज खींवसर के क्षेत्र के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज जो 6 करोड़ की लागत से खींवसर महाविद्यालय की स्थापना जो 2016 के अंदर हुई और उसका जो उद्घाटन और लोकार्पण का जो कार्यक्रम आज आयोजित किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप जिस तरह संवेदनशील होके और शिक्षा के प्रति जो आपके जो कार्य हैं, उसमें मैं निवेदन इतना जरूर करूंगा, खींवसर पे भी विशेष मेहरबानी रखे और आप खींवसर के अंदर अभी माननीय सांसद महोदय के विशेष आग्रह पे आपने कुचेरा के अंदर भी एक कॉलेज की सौगात दी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं निवेदन करूँगा, चूँकि खींवसर भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है, 150 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है खींवसर का और मरुस्थलीय, और अधिकतर लोग ढाणियों में निवास करते हैं। एक तो खींवसर कॉलेज जिसके लिए 6 करोड़ की स्वीकृति जारी हुई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 करोड़ और 85 लाख के कार्य वहाँ संपन्न हुए। 1 करोड़ और 15 लाख रुपए का जो बजट अभी जो बचा है, उसके अंदर उस कॉलेज को सुंदर बनाएं और ऐसा लगे लोगों को कि खींवसर का जो कॉलेज है वो भी एक मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित हो। मैं विशेष निवेदन आपसे करूंगा कि विशेष ध्यान आप खींवसर का रखेंगे, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और इसके अलावा जो पद, रिक्त पदों की बात जो है, इसके अंदर टोटल 21 पद जो है वो सृजित हैं, जिसमें सिर्फ अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और अंग्रेजी साहित्य और समाजशास्त्र 5 पदों पे यहाँ नियुक्त की गई है। उसमें से अंग्रेजी साहित्य के जो योगेंद्र कुमार जी हैं वो सितंबर 2019 से ही हेतमसर झुंझुनू में डेपुटेशन पे हैं। तो मैं निवेदन आपसे करूंगा, एक तो जो प्रतिनियुक्तियों के नाम पे जो कॉलेज शिक्षा का जो डरा खराब हो रहा है, उसमें मैं विशेष माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि डेपुटेशन के नाम पे ये जो भी कार्रवाई चल रही है, इन लोगों को वापस मूल पद स्थापन पे भेजें। यदि इनको कोई वैसी दिक्कत है तो आप परमानेंट इनका कहीं तबादला, यदि इनकी कोई ऐसी सामाजिक या निजी कोई कारण हो रहे होंगे तो इनका तबादला आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो पद हैं वो पूरे भरने का आपसे मैं निवेदन करूंगा। और गैर शैक्षणिक पदों पे भी जो कार्य जो स्वीकृत पद है उन पे भी अभी कई अधिकतर पद खाली पड़े हैं, जिससे कॉलेज का विकास अवरुद्ध हो रहा है। उसके अलावा एनसीसी की विशेष मांग मैं खींवसर कॉलेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। और राजकीय महाविद्यालय को 5 वर्ष हो गए खुले हुए, परंतु अभी तक विज्ञान संकाय को वहाँ प्रारंभ नहीं किया गया है, क्योंकि ग्रामीण जो छात्र हैं उनके अंदर विज्ञान संकाय को लेकर बड़ी उत्सुकता भी है और विज्ञान के अंदर अपना भविष्य भी वो देख रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विशेष रूप से कि खींवसर कॉलेज के अंदर विज्ञान संकाय को भी प्रारंभ किया जाए और पीजी महाविद्यालय में कर्मोन्नति का जो पूरे क्षेत्र के लोग आपकी तरफ एक आशाप्री दृष्टि से नजरें उनकी आपकी तरफ वो हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो मैं निवेदन ये करूंगा पीजी कॉलेज की मान्यता आप मेरे खींवसर विधानसभा क्षेत्र की जो कॉलेज है उसको दी जाए और शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को भरा जाए। और महाविद्यालय के अंदर खेल, क्योंकि खेल किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है खेलों का,
क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर स्वस्थ तन के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो मैं निवेदन करूंगा खेल को भी या खेल मैदान को भी अच्छी तरह से विकसित करके और पूरी सुविधाएं बालकों को दी जाए। और निवेदन क्यूंसर विधानसभा के लिए आपने कुचेरा के लिए जो सौगात माननीय हमारे सांसद हनुमान जी की अभिशंसा पे आपने जो स्वीकृति दी है, उसको भी अतिशीघ्र जमीन का आवंटन करवा के और एक बहुत ही सुंदर भवन हम चाहेंगे कि आपके हाथों से जल्दी उसका भी लोकार्पण की भी उम्मीद करता हूं मैं, तो जल्दी बना के और क्यूंसर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को आप प्रदान करावें। और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना मैं प्रसिद्ध करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। मैं इसी कड़ी में अगले उक्ता माननीय विधायक बामनवास श्रीमती इंदिरा मीणा जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन। प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमान भंवर सिंह जी भाटी साहब, शांति धारीवाल जी और साथ ही विधायकगण एवं सभी कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारी जो भी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो देख रहे हैं मेरी कॉलेज जो बामनवास का आज उद्घाटन कार्यक्रम है, जो सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज बामनवास कॉलेज के भवन का उद्घाटन है। और उससे बड़ी बात यह है कि पिछले कार्यकाल में गहलोत साहब की जब सरकार थी, उसी टाइम इस कॉलेज की 30 सितंबर को घोषणा हुई थी 2013 को। और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि मेरा विधानसभा क्षेत्र नाम से बहुत बड़ा है, लेकिन विकास के क्षेत्र में उतना ही पिछड़ा हुआ था। आज जनता को लगने लगा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कि हर जो काम हम बता रहे हैं वो धरातल पे आ रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो घोषणाएं विधानसभा में सत्र में होती है वो धरातल पे उतर रही है और जनता को लग रहा है कि विकास प्रगतिशील है, विकास आगे बढ़ रहा है और विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बात से बहुत खुश है। आज देखा है विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो मांग की है, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी से जो मांग की है वो सारी पूरी हुई है। इसी कार्यकाल के अंदर कॉलेज नया बोली में खुला है, जनरल कॉलेज, संस्कृत शास्त्री कॉलेज को आचार्य में क्रमोन्नत किया है, युवाओं के कौशल औद्योगिक प्रशिक्षण इसके लिए ITI कॉलेज नया खुला है और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है क्षेत्र। और प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर 45 कॉलेज अभी इसी सत्र में खुले हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे दूरगामी सोच हमारे मुख्यमंत्री जी की है। उसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बोली की बिल्डिंग का मैटर है तो हमें आशा और बड़ी उम्मीद है और हमें जनता को भी बड़ी उम्मीद है कि भवन भी जल्दी इसी कार्यकाल में हमारा बनेगा। और आगे जो भी काम हमने बताया, छोटा हो बड़ा हो, हर काम आपने बहुत ही आसानी से इजी वे में किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मेरे क्षेत्र की जनता इस बात को लेकर बड़ी खुश है कि जो विधायक जी द्वारा जो संदेश मुख्यमंत्री जी को पहुंचाया जाता है वो होता है। और आज लगने लगा है कि CM साहब जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट और हमारे CM साहब के नेतृत्व में जो काम किया जा रहा बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद, नमस्कार। आभार श्रीमान। मैं इसी कड़ी में माननीय विधायक पुष्कर श्री सुरेश सिंह रावत जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। अजमेर से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय भंवर सिंह जी, UDH मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल जी,
सभी विधायकगण, कॉलेज शिक्षा जुड़ा से अधिकारीगण और सभी अधिकारी प्रशासन अधिकारीगण और पुष्कर विधानसभा की सभी मेरे आम लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज आपने त्रिनेत्र पुष्कर के विद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। साथ ही हमारी कुछ समस्या इस भवन को लेकर 3 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण की स्वीकृति हुई, लेकिन 1 करोड़ 36 लाख रुपए अभी भी इसके अंदर बचा हुआ है और हमारे महाविद्यालय के अंदर ये 3 करोड़ 36 लाख रुपए लगने से और सुविधा विकसित होगी। इसके साथ ही यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार 12 बीघा से अधिक जमीन होनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे लगभग 6.5 बीघा ही है, तो ये फाइल यूडीएच विभाग में अटकी हुई है। माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इसकी जल्दी स्वीकृति जारी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं माननीय विधायक सहाड़ा श्रीमती गायत्री देवी त्रिवेदी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय अशोक जी गहलोत साहब, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सामान्य साथी, आप सभी को मेरा सुबह सुबह नमन। आप सभी के स्नेही स्वर्गीय श्री त्रिवेदी साहब जो आज हम सभी के बीच में नहीं होते हुए भी सभी को सत्कर्म करने और उच्च अध्ययन करने लगभग सभी रोगों का इलाज करने की क्षमता रखती हैं। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हमें नौकरी मिल जाए। इसका अर्थ है अच्छा व्यक्तित्व बनना, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना, स्वच्छता बनाए रखना, हर समय खुश रहना, सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना, जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करना आदि। धन्यवाद। आभार श्रीमान। मैं इसी कड़ी में अगले वक्ता माननीय विधायक राजाखेड़ा रोहित बोहरा जी को मैं आमंत्रित करूंगा, वो अपना उद्बोधन दें। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, धारीवाल साहब, भाटी साहब, मेरे सभी बुजुर्ग एमएलए गण और साथी एमएलए और सभी उच्च शिक्षा के सभी अधिकारीगण, आज बहुत खुशी का दिन है राजाखेड़ा के लिए कि हमारे भवन जो 2016 में अप्रूव हुआ था डीएमएफटी फंड से 6 करोड़ जिसके लिए सरकार द्वारा दिए गए थे, उसका आज अनावरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत हर्ष का दिन है। मुख्यमंत्री जी, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। इसमें खेल मैदान की कमी थी। हमने नगर पालिका से खेल मैदान के लिए 5 बीघा जमीन अलॉटमेंट करा दी गई है और यदि इस साल अलाउ होगा एमएलए फंड में से, तो हम एमएलए फंड से ही इस खेल मैदान का डेवलपमेंट करेंगे जो हम कॉलेज से ही अटैच करना चाहते हैं, जिससे कि बच्चों को खेल कूद के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे यहाँ सिर्फ आर्ट्स का संकाय चल रहा है। 5 साल हो गए कॉलेज को शुरू हुए और सिर्फ आर्ट्स ही चल रहा है। तो मेरी आपसे विनती है कि इसमें साइंस और एनसीसी ये 2 विषय खोले जाएं। इसके लिए हमारे यहाँ कल एनएसयूआई लड़के भी सब मेरे पास आए थे एसडीएम के माध्यम से। उनने कल हमें ज्ञापन दिया था कि इसमें साइंस संकाय खुला जाए, क्योंकि इसमें करीब 500 लड़के अध्ययनरत हैं। तो इस वजह से यदि साइंस संकाय खुल जाएगा तो हमारे बच्चों को धौलपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मनिया में हमारे को नया कॉलेज दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। और इस साल वहाँ कक्षाएं भी चालू हो जाएंगी, उसके लिए भी तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ 8 बीघा जमीन का अलॉटमेंट कल कलेक्टर साहब ने कर दिया है, वो हम जयपुर में भेज देंगे, जिससे कि वहां पर भी इसी साल DMFT फंड से वहां पर भी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जमीन अलॉटमेंट का काम करीब करीब कंप्लीट हो गया है और कल कलेक्टर उनको जयपुर भेज देंगे, जिससे काम ये वाला काम खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आपको देना चाहूंगा कि जो इस बजट में आपने धौलपुर डिस्ट्रिक्ट की जो तकदीर बदली है काली तीर योजना लाके, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धौलपुर डिस्ट्रिक्ट पूरा इससे बहुत खुश है। हमारे यहाँ पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, वाटर टेबल करीब करीब 500 फुट नीचे जा चुका है। इस काली तीर योजना से जब हम जुलाई टू सितंबर में बारिश के सीजन में ओवरफ्लो पानी उठाएंगे चंबल से, उससे पूरे हमारे यहाँ 10 एनीकट उस पार्वती नदी में पड़े हैं और पार्वती डैम में पानी जाके जब ओवरफ्लो होगा तो धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, ये चारों कॉन्स्टिट्यूएंसियों में पानी के पीने की समस्या और जो कमांड एरिया है उसमें पानी जाने से यहाँ किसानों की तकदीर बदल जाएगी। और एक मैं आपको खुशखबरी और देना चाहता हूँ, हमने प्रयास किया है धौलपुर में एक यूनिवर्सिटी लाने के लिए, हमारी बात चल रही है, काफी दूर तक बात हो चुकी है, एंटरप्रेन्योर आने के लिए तैयार है, जिनकी 2 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी चल रही है। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सिर्फ डेवलपमेंट का काम करे। से बात करके उनको जमीन अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, जिससे कि धौलपुर में एक यूनिवर्सिटी आ सके और उच्च शिक्षा का जो वातावरण है धौलपुर से कहीं और जाना नहीं पड़े, उसी यूनिवर्सिटी में बच्चे धौलपुर में पढ़ सकें, जिससे कि लोगों का पैसा कम खर्च होगा और धौलपुर का डेवलपमेंट भी होगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान। मैं अगले वक्ता माननीय विधायक अबू पिंडवाड़ा श्री समाराम गरासिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना उद्बोधन। धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उच्च शिक्षा मंत्री महोदय और मेरे साथी विधानसभा सदस्यगण, अधिकारीगण, और जिस प्रकार से निवर्तमान सरकार में 2018 से प्राइवेट बिल्डिंग में कॉलेज संचालित है, लेकिन मेरे आदिवासी इलाके के अंदर सिरोही मुख्यालय में जाना पड़ता था, कॉलेज नहीं थी। और जो बजट DMFT फंड से बजट पास किया है 100 करोड़ 60 लाख का, मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, मुख्यमंत्री महोदय का, और जल्दी से जल्दी पर्याप्त सुविधाओं के साथ में कॉलेज खड़ा हो जाए। और जिस प्रकार से ये प्राइवेट बिल्डिंग में असुविधाएं हैं, और अबू पिंडवाड़ा की जनता की ओर से मैं सरकार का, मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं अगले वक्ता माननीय विधायक उदयपुर वाटी श्री राजेंद्र सिंह गोड़ा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारी उदयपुर वाटी को गुड्डा विधानसभा ग्रामीण पंचायत हेडक्वार्टर में आपने कॉलेज बनाया, और मेरे विधानसभा में तो एक नहीं, आपने 2-2 कॉलेज बना दिए। मेरे उदयपुर वाटी को अब की बार आपने कॉलेज दे दिया, उससे पहले आपने हमारे जागो कॉलेज दे दिया। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का, हमारे मेहमान बिराजे धारीवाल साहब, भाटी साहब, सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं गहलोत साहब को बताना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री महोदय, हमारे उदयपुर वाटी में भी आपका विकास किया हुआ निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बचता है। आपने हमारे गुड्डा के अंदर आपने कॉलेज 2-2 कॉलेज है, आपने हमें तहसील हमारे गुड्डा को दे दिया, हमें ट्रॉमा सेंटर दे दिया, और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हमारी जनता की बहुत बड़ी जरूरत थी, और आपने हमारे उदयपुर वाटी को कुंभाराम लिफ्ट के लिए 850 करोड़ रुपए देके, और हमारे यहाँ के लोगों के लिए जो पानी
पीने के पानी की जो समस्या का समाधान आपने करवाया, इसके लिए हमारे सभी सम्मानित पंचायत सारे के सारे 4000 से ज्यादा ठाणिया नगर पालिका, हमारी सारे के सारे लगभग 5 लाख की आबादी आपका दिल से शुक्रिया अदा करती है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है इसके लिए। आपने जो इस उदयपुर वाटी की सबसे बड़ी समस्या, 1000 फीट से नीचे का पानी पी रहे हैं, फ्लोराइड आ रहा है उसके अंदर, और ये हमारी समस्या जिसका आपने अभी मेरी अधिकारियों से बात हुई थी कि आप अक्टूबर या नवंबर में उसका शिलान्यास भी करेंगे, तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये हमारा आने वाले 100 साल का हमारे पानी की जो समस्या का आपने समाधान किया। शिक्षा में तो हमारा जिला और हमारे विधानसभा एजुकेशन में हमारा जिला बहुत आगे है, लेकिन इसके लिए तो हर कोई झुंझुनू जिले में, हमारे शेखावाटी में, हमारी तहसील के अंदर आपने हमें मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दे दिया, हमें रिको क्षेत्र दे दिया, कितने काम आपने किए। मैं बता रहा हूँ कि 60 साल में हमारे क्षेत्र के अंदर हम बैकवर्ड, सबसे ज्यादा हमारा बैकवर्ड क्षेत्र होता था। आज आपके आशीर्वाद से हमारा क्षेत्र फॉरवर्ड के अंदर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, इस मामले में आपने जो किया। और मुझे तो सबसे बड़ी बात सर ये है कि मैंने तो कोई आपको कागज दिया, वो आपने निश्चित रूप से उसका रिजल्ट दिया। और ये उदयपुर वाटी की हमारी पूरी जनता, सारी, आप 36 कौम के नेता हो, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के सभी बुजुर्ग, चाहे जवान हो, महिला से सभी को आपने जो दिया, इसके लिए मैं आपका क्या धन्यवाद करूं। ये तो हमारी जन हमारी पूरी आवाम आपका धन्यवाद करती है। जय हिंद, जय भारत। आभार श्रीमान। मैं अगले वक्ता श्री माननीय विधायक दौसा श्री मुरारीलाल मीणा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल जी, भाई भाटी जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, सभी विधायक साथियों और सभी हमारे अधिकारीगण, भामाशाह साथियों, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो 13 वर्गों की लोकार्पण हुई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना जो ये दौसा के अंदर जिम्मे का काम हुआ है, ये अपने कार्यकाल में 2013 में स्वीकृत हुआ था और 5 साल तक बीजेपी के कार्यकाल में पड़ा रहा। और वापस खुशी की बात है कि जब अपना कार्यकाल आया, जब वापस आपके हाथों से आज इसका लोकार्पण हो रहा है। दौसा जिला राजस्थान में सबसे नज़दीक का जिला है राजधानी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और यहाँ करीब 10 से 12 हज़ार बच्चे तो अपने इसी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। और इसके अलावा करीब 40 से 50 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं, वैसे रहते हैं। अभी हाल ही में आपने हमको बहुत बड़ी, जो आप बोलते रहते हो हमेशा मीणा हाई कोर्ट उसके नाम से आपने कॉलेज दिया है, और उस कॉलेज में भी तुरंत प्रभाव से इतने एडमिशन हो गए। मैं समझता हूँ कि किसी नई कॉलेज में इतने एडमिशन नहीं हुए होंगे। मेडिकल कॉलेज आपने किया और हाल ही में अपने आचार्य आपने हमको दिया। हमको दौसा नज़दीक होने का इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है कि एक तो अभी हाल ही में कलेक्टर साहब ने नांगल राजा अवतार के लिए भूमि अलॉटमेंट हो गई, उसके भवन की हमको स्वीकृति जारी करें। और दूसरा, एक पिछली सरकार ने बहुत बड़ी गलती हमारे यहाँ करी थी। जो वर्तमान हमारा कॉलेज चल रहा है, जो सबसे बड़ा कॉलेज है, उसमें करीब सारे सब्जेक्ट हैं, इसके 2 टुकड़े कर दिए थे। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर जाके एक 4 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट करके इसमें 6 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए और आधा अधूरा भवन बनवा दिया, जबकि हमारे यहीं पर 50 बीघा ज़मीन थी। आज वो भवन अनुपयोगी है, वैसे ही पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय से मिला था भाटी जी से, उन्होंने वो 2 टुकड़ों को वापस करके ये कॉलेज कर दिया और यहीं हमारे करीब 15-20 हज़ार बच्चे बैठ सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो सरकार के उस भवन में 6 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जमीन अलॉटमेंट हो गई, बिना सोचे समझे बीजेपी ने फैसला किया। और जिस कॉलेज के अंदर 10,000 12,000 बच्चे पढ़ते हों, 4 से 6 बीघा जमीन वो बच्चे खड़े ही नहीं हो सकते, वो पढ़ेंगे कैसे? इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि उसका अपन सदुपयोग करें। या तो उसमें दौसा इतना बड़ा हमारा एजुकेशन का क्षेत्र है, या तो हमको उसमें LLB यहाँ पे एक स्वीकृत कर दें, और या फिर आपने अभी हाल ही में घोषणा करी थी नर्सिंग कॉलेज की बजट में, तो हमको बना बनाया भवन मिल जाएगा और उस पैसे का सदुपयोग हो जाएगा। हम मेडिकल कॉलेज आपने दिया दौसा के लिए, उसके लिए पूरी जनता की ओर से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं समझता हूँ कि चाहे नर्सिंग कॉलेज, तो हमारा इतना जो पैसा खर्च होगा उसको हम सदुपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, दौसा जिले में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी
अभी हाल ही में अपनी गवर्नमेंट जब पिछली बार थी तो 2012-13 में आपने पानी के लिए पैसा दिया था, उसमें भी बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। आज दौसा में 8 से 10-12 दिन में पानी आता है और वो भी आधी जनता को मिलता है। अभी इस बजट में आपने उसके लिए फंडिंग अलॉटमेंट कर दी, मुझे पता लगा कि उसकी एफएस भी आपने जारी कर दी, उसके लिए धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन है कि उसके जो आगे की प्रक्रिया उसको तुरंत चालू करवाएं ताकि हमारी जनता को राहत मिल सके। सबसे बड़ी जो देन हमको जिसकी पूरे राजस्थान कई चीज़ों की जरूरत है, उसमें आपने भी दिया हमको हमारे निवेदन पर डीएमआईसी औद्योगिक क्षेत्र। अभी आज सुबह में अखबार पढ़ रहा था कि आपने 3 जो डीएमआईसी औद्योगिक क्षेत्र डिक्लेयर करे थे, तो 2 पे तो शायद आज अखबार में था काम चालू हो गया, और मैं चाहता हूं कि दौसा का काम भी शीघ्र चालू हो जाए ताकि बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हमको यहाँ के लिए हमको मिल सकता है। क्योंकि दौसा में करीब हमारे 5 से 6 हाईवे गुजरते हैं, एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से गुजर रहा है। आपने डीएमआईसी औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया, तो मैं समझता हूँ रोजगार के क्षेत्र में पानी के लिए आपने बजट डेवलपमेंट किया ही है, तो अति शीघ्र 55 किलोमीटर दूर का ये जिला है, तो निश्चित अपन को सब चीज़ों में इसका फायदा होगा। आपने ये प्रोग्राम रखा हमारा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अति शीघ्र जो हमारे 2-3 काम और करेंगे ना, आपने काफ़ी कुछ हमारे लिए किया है, और इसका फिर जयपुर का लोड भी इससे कम होगा। जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉलेज है, 10-12 हज़ार बच्चे शायद किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ते होंगे, और इसके अलावा 50,000 बच्चे हमारे और रहते हैं। इसलिए लवाण एक कस्बा है, उसमें भी करीब जनसंख्या 20 से 22 हज़ार है। मैं चाहता हूं कि एक कॉलेज और, कई कॉलेज आपने खोले, एक कॉलेज और सर लवाण के अंदर आने वाले टाइम में चाहे बालिका ही खोल दें तो हम आपका एहसान मानेंगे, आभार मानेंगे। बाकी मैं आपको ये निवेदन करना और चाहूँगा कि हमारे दौसा के सारे ऑफिसर्स, हमारे सारे कार्यकर्ता, ये जो कोरोना काल जो चला है, कई लोग तो छापा छपट में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जितने दौसा के हमारे अधिकारियों ने, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, और आपका दिशा निर्देशन में पिछली बार भी जब चला था, तो मैं समझता हूँ कि लाखों व्यक्तियों को हमारे हाईवे गुजरते हैं, सबको भोजन की व्यवस्था, पैकेटों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और व्यवस्था और फूड मैनेजमेंट सामंजस्य, चाहे हमारे ऑफिसर्स जितने भी डीएलओज हैं, मैं समझता हूँ सबने मिलकर काम किया, तो उनके लिए भी आप तो सबका धन्यवाद देते हो। मेरी ओर से भी आज इस वीसी के माध्यम से सबका आभार, सबका बहुत बहुत आभार। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये 2-4 चीज़ें, इनका निश्चित रूप से निस्तारण होगा, और पूरी मुझे उम्मीद है। आपने आज ये प्रोग्राम रखा, क्योंकि पिछली बार तो आप 6-7-8 फुट दौसा में प्रोग्राम हो गए थे, इस बार तो पहला ही प्रोग्राम है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जीवन। मैं अगले कड़ी में माननीय विधायक श्री राजेंद्र पारिक जी को आमंत्रित करूंगा। श्रीमान राजेंद्र पारिक जी अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इससे पहले कि मैं अपना उद्बोधन दूं, सबसे पहले तो मैं पिछले कोरोना काल की उस भयावहता में, उस महामारी में जिस लगन, निष्ठा और मानवीय संवेदनाओं के साथ आपने उससे जो मुकाबला किया, पूरा राजस्थान और राजस्थान की सारी वो जनता जो एक एक पैसे के लिए मोहताज थी, लेकिन इस बात के लिए निष्फिक्र थी कि अस्पताल में जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से इलाज कम से कम मुफ्त में हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपने पूरी ताकत के साथ जो उससे मुकाबला किया, इसके लिए राजस्थान की ओर से, सीकर की ओर से और अपने व्यक्तिगत रूप से आपको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और आपके कुशल नेतृत्व में और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय धारीवाल जी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, समस्त मेरे विधायक साथी और समस्त अधिकारीगण, मुख्यमंत्री महोदय, सीकर एक शिक्षा नगरी के रूप में अच्छी तरह से स्थापित हो चुका। आपको शायद याद नहीं है, 2011 में अचानक रात में एक दिन 11:30-12 बजे मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिला और मैंने आपसे एक डिमांड की कि सीकर में गर्ल्स कॉलेज चाहिए। आपने कहा रात में 12 बजे वाली गर्ल्स कॉलेज कौन सी है भाई, लेकिन मैंने बाल हट दिखाया और आपने उस बाल हट को रात को 12 बजे सीके एमएचसी को फोन करके पूरा किया और रात को 12 बजे आपने सीकर में गर्ल्स कॉलेज की घोषणा की और 30 दिन सीकर में गर्ल्स कॉलेज चालू हो गया। आज उस कॉलेज में 6000 बालिकाएं अध्ययनरत है। सीकर में शिक्षा के मामले में जब मैंने आपसे मेडिकल कॉलेज की डिमांड की, आपने मेडिकल कॉलेज दी। इस बार मैंने आपसे आयुर्वेद कॉलेज की डिमांड की, आपने आयुर्वेद कॉलेज दी। मैंने नर्सिंग कॉलेज की डिमांड की, आपने नर्सिंग कॉलेज दी। मैं वाणिज्य कॉलेज अलग है, साइंस कॉलेज अलग है, आर्ट्स कॉलेज अलग है। और सीकर का सौभाग्य है
कि सीकर में शेखावाटी यूनिवर्सिटी का सिलिगनेस भी आप ही के द्वारा किया गया था, इसलिए सीकर में जो कुछ भी आज कहने की जैसी कोई स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, ये सब आपका दिया हुआ है। लेकिन अभी इस मामले में मैं ये चाहता हूँ कि आपका वो जो जादुई झोला है, उस झोले में एक आधा बार आप अपना हाथ और डालें, और एक बार हाथ डाल करके तो इंजीनियरिंग कॉलेज निकाल लें, और एक बार हाथ डाल करके उसमें एग्रीकल्चर कॉलेज निकाल लें। आपको तो मात्र झोले में हाथ डालना है, और आप एक जादुई झोले में हाथ डाल के आप बाहर हाथ निकालेंगे। सीकर शिक्षा नगरी के रूप में पूरी तरह स्थापित है, लेकिन ये एक ऐसा इशू है एग्रीकल्चर का और इंजीनियरिंग कॉलेज का, जो मैं चाहता हूं कि आपके इस बार के बजट में मैं निश्चित रूप से इस बात की उम्मीद रखता हूं कि पूरा करेंगे। सीकर को जब भी मैंने कोई मांगा, इस बार आपने सीकर को 15 करोड़ की लागत के बनने वाले ऑडिटोरियम दिया है। माननीय धारीवाल जी विराजे हुए हैं, आप ही के आशीर्वाद से इस बार आपने नवलगढ़ रोड का एक बहुत बड़ा नाले की समस्या थी, 13 करोड़ रुपया आपने उस नाले के लिए भी दिया है। तो मुझे इस बात का फख्र महसूस होता है, गर्व भी महसूस होता है कि मैं उस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और सीकर का विधायक हूं, जिनसे जब भी सीकर की किसी भी डिमांड के लिए मैंने बात की, तत्काल आपने उसे सहज पूरा किया। तो मैं बहुत ज्यादा अधिक नहीं बोल करके, क्योंकि आपको अपना उद्बोधन देना है, मैं सीकर की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि सीकर की शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो भी डिमांड है वो आपने पूरी की। मैं शायद पिछली बार कह रहे हैं, शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं सुनी, मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर रहा हूं कि जादुई झोले में एक बार हाथ डाल करके इंजीनियरिंग कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज आप और निकाल लें, तो सीकर इस मामले में जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सीकर में एक बार कोलेगा में स्कूल में और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खुला था, और उस केवल स्कूल में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खुलने की वजह से आज सीकर के 3 बच्चे सीनियर लेवल पे सीनियर साइंटिस्ट है बड़ी बड़ी ICMR में। तो एक क्योंकि सीकर पूरा कृषि प्रधान है और इरिगेटेड लैंड है, तो सीकर इस बात की पूरी डिमांड करता है, और सीकर सारी फायदे भी उसमें है कि एक बार एग्रीकल्चर कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि आपने जो मेडिकल कॉलेज खोला उसका सबसे बड़ा फायदा सर ये हुआ है कि सीकर से बाहर पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते थे बेंगलोर, नागौर, मुंबई, अलग अलग प्रदेशों में, बहुत बड़ा खर्चा उनके पड़ा प्राइवेट कॉलेजों की। आप आज हालत समझ रहे हैं। सीकर में आपने मेडिकल कॉलेज दे दिया, आज सीकर के बच्चे सीकर में पढ़ रहे हैं, और जयपुर के मेडिकल कॉलेज के बाद में सबसे पहले सीकर का मेडिकल कॉलेज फुलफिल हुआ है। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है। आपने अभी इसको अपने बजट में 90 करोड़ रुपया करीब अस्पताल के लिए निर्माण के लिए दिया है। मैं जल्दी जो है आपसे आग्रह करूंगा कि उसका भी आप शिलान्यास करें। इसलिए सीकर में जो भी समस्याएं हैं उसका धीरे धीरे आपने निस्तारण किया है। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि सीकर में जब भी आप जाएंगे देखेंगे कि नवीन भवन या कोई ऐसा जो आपको दिखाई दे। मैं आपको याद दिलाऊं, आपको शायद याद भी नहीं है, सीकर में फॉरेस्ट में स्मृति वन का निर्माण करना शायद राजस्थान में पहला मौका था कि वन भूमि में 10 करोड़ रुपया देकर के आपने स्मृति वन का निर्माण करवाया, राजीव गांधी स्मृति वन, जिसका 7.5 किलोमीटर का वॉकवे है। ये सारी ऐसी चीजें, अद्भुत चीजें हैं जिनकी सौगात आपने सीकर में दी है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और आपके मैं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से कोरोना के पिछले कार्यकाल में आपने डट करके मुकाबला किया, भविष्य में भी करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और भाटी जी का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद, और धारीवाल जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि इनका नगर परिषद का भवन पूरी तरह से निर्मित हो चुका है। मैं चाहूंगा कि आप और धारीवाल जी दोनों मिलकर के उसके अंदर का जो हमारा बैठने की सिटिंग का जो अरेंजमेंट किया है उसका भी एक दिन आपसे लोकार्पण करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। मैं अगले कड़ी में माननीय विधायक खंडेला महादेव सिंह खंडेला जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब, स्वायत्त शासन मंत्री सम्मान्य हमारे धारीवाल जी साहब, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, हायर एजुकेशन के कमिश्नर साहब, हमारे अधिकारीगण, मेरे सामने विराजमान सभी अधिकारीगण, मेरे साथी विधायकगण, आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से
हमारी कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। सन 1913 में एक छोटे से गांव में मेरे निवेदन से आपने एक लड़कियों की कॉलेज दी थी, जिसमें आज कम से कम 700-800 लड़कियां पढ़ रही हैं। हमारे गांव से 50 किलोमीटर की दूरी तक कोई कॉलेज नहीं था, लेकिन आपकी मेहरबानी से 2013 में लड़कियों की कॉलेज खोली गई और 2019 में आपने उसको पीजी कर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज तक जो कुछ भी मैंने मांगा वो आपसे मिला है, और अब की बार तो आपने हमारे खंडेला में लड़कों का कॉलेज भी दिया है, और पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी तो एक बहुत बड़ा कोटडील वारवास का बांध भी आपने मेरे को दिया है, जिसका काम चालू हो गया है। एक हमारे तहसील से 50 किलोमीटर की दूरी पर मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव पड़ते थे, वहां भी आपने रेंगस में मेरे को उप तहसील दी है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जो कुछ मैंने मांगा आपसे वही आपने दिया। इस समय तो मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको बहुत स्वस्थ रखे, बहुत गहरी उम्र दे और आप राजस्थान की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। आभार श्रीमान। कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत लगभग 4,50,000 विद्यार्थी राजकीय महाविद्यालय में और लगभग 8 लाख विद्यार्थी गैर राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। और हमारे माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में विभाग द्वारा ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जिनसे सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री महोदय उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान को, और आग्रह करते हैं कि वे अपने उद्बोधन से सभी को लाभान्वित करें। उच्च शिक्षा विभाग के नवनिर्मित महाविद्यालयों के भवनों के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे जननायक मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए श्री शांति कुमार धारीवाल जी, माननीय मंत्री महोदय, श्री महादेव सिंह जी खंडेला साहब, माननीय विधायक जी खंडेला, श्री राजेंद्र पारिक जी, माननीय विधायक सिक्कर, मुरारी लाल मीना साहब, माननीय विधायक दौसा, राजेंद्र सिंह जी गोडा साहब, माननीय विधायक उदयपुर वाटी, श्री समाराम गरासिया जी, श्री रोहित बोरा जी, विधायक राजाखेड़ा, श्री गायत्री देवी त्रिवेदी जी, श्री सुरेश सिंह जी रावत साहब, श्रीमती इंदिरा मीणा जी, श्री नारायण बेनीवाल जी, श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, माननीय विधायक महोदया, किशन कुमार मोदी जी भामासा, उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के गुड़ा में जो कॉलेज का बिल्डिंग बनाई गई उसके भामासा, श्री एनएल मीणा जी शासन सचिव, संदेश नायक जी आयुक्त कॉलेज एजुकेशन, गौरव बजाज साहब और सभी जुड़े हुए अधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने उच्च शिक्षा विभाग को जो समय दिया है राजस्थान के अलग अलग कॉलेजेस की लोकार्पण का और शिलान्यास के कार्यक्रम में, उसके लिए पूरे विभाग की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय महोदय, हमारी सरकार ने पहला काम युवाओं को कॉलेज की सुविधा उनके निकटतम स्थान पर उपलब्ध करवाने का किया है। हमने पिछले 3 सालों में आपके द्वारा 2019, 2020 और 2021 तीनों बजट आपके द्वारा जो पेश किए गए, उसमें प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद, कोविड की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होने के बावजूद आपने 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, और उनमें से 2019 और 2020 में जो कॉलेज आपने खोले हैं उनको प्रारंभ कर दिया गया है। उनमें अच्छे विद्यार्थियों के बड़ी संख्या में एडमिशन हुए हैं, और इस साल जो आपने 35 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की बजट घोषणा की है उनको प्रारंभ करने के लिए भी हमारा विभाग बहुत तेज गति से कार्य कर रहा है।
और आने वाले समय में इसी शैक्षणिक सत्र में 12th का रिजल्ट आने के बाद में हमारे सारे के सारे कॉलेज हम इसी सत्र में शुरू कर देंगे। हमने एक बार अस्थायी रूप से बिल्डिंग्स का चयन भी कर लिया है। महोदय, जहां 2018 तक राजस्थान में 230 राजकीय महाविद्यालय चल रहे थे और इन 3 सालों में 123 नए महाविद्यालय खोलना आपकी जो दूरदर्शी सोच है, राजस्थान को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे ले जाने के लिए राजस्थान के युवा देश में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सके, उसी सोच को दर्शाता है। और आपने जो ग्रामीण क्षेत्र में ये कॉलेज खोले हैं उपखंड स्तर पर और यहाँ तक कि आपने ग्राम पंचायत स्तर तक भी जहाँ ज्यादा आवश्यकता है वहाँ कॉलेज आपने खोले हैं, इससे ग्रामीण शिक्षा को और बालिका शिक्षा को बहुत ज्यादा लाभ होगा। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 17 स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत आपके द्वारा किया गया है। उसी के साथ मांग के अनुसार 20 महाविद्यालयों में 27 नवीन संकाय, 14 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 25 नवीन विषय एवं 25 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर 33 नवीन विषय भी खोले गए हैं। उसके साथ साथ आपके द्वारा 3 राजस्थान में नए राजकीय विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं, जिसमें पत्रकारिता का विश्वविद्यालय, विधि का विश्वविद्यालय और जोधपुर में 2021 के बजट में आपने भी इंजीनियरिंग का जो कॉलेज है उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आपने घोषणा की है। हमारा लक्ष्य हर वर्ग तबके के लोगों को उच्च शिक्षा मुहैया कराना है ताकि सभी अपने सपनों को साकार कर सके। इसलिए हम राज्य के हर उपखंड मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने की दिशा में आपके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। महोदय, हमारा लक्ष्य राज्य में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन जो ग्रेस एनरोलमेंट रेशो है उसकी जो वर्तमान दर है वो 24.3% है, उसको बढ़ाकर आने वाले समय में 50% तक लाना है। राज्य में सकारात्मक माहौल का परिणाम है कि आज शिक्षा में समाज भी रुचि ले रहा है। श्री गौतम आर मुरारका, श्री किशन कुमार मोदी, श्री दिनेश सुथार, श्री नरेंद्र कुमार कमालसरिया, श्री मूलचंद लड्डा, श्री किशोर भाई हजारीमल संघवी आदि भामाशाह भी उच्च शिक्षा में भवन निर्माण व संसाधन विकास के लिए आपके आह्वान पर आगे आए हैं। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में और अधिक भामाशाहों से सहयोग मिलेगा। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में लोग आगे बढ़ करके आ रहे हैं। हमने विद्यार्थियों की मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखकर राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक की स्थापना करवाई है, जिसमें 2,39,910 वीडियो और 2,18,107 पीडीएफ नोट्स ई कंटेंट के रूप में उपलब्ध करवाए हैं। इसके साथ साथ कॉलेज शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन लाइव लर्निंग एवं कैरियर गाइडेंस के लिए ज्ञान दूत व ज्ञान सुधा जैसे कार्यक्रम आरंभ करवाए हैं, जिनमें 70,000 से अधिक युवा जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विभाग स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण हेतु ज्ञान गंगा का कार्यक्रम आरंभ करके हम राजस्थान में उच्च शिक्षा में श्रेष्ठतम प्रदर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। हमने युवाओं को निःशुल्क कोचिंग के लिए अपने वादे के अनुरूप अनुपूर्ति योजना आरंभ की है, ताकि गरीब तबके के विद्यार्थी भी बेहतर उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर सकें। हमारी सरकार ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस जैसी संकल्पना की बजट में घोषणा करके इसी वर्ष आरंभ करवाकर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 31 विषयों के 918 सहायक आचार्यों के पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, क्योंकि अभी काफी विभाग में, क्योंकि हमने नए कॉलेज बड़ी संख्या में खोले हैं, तो पद रिक्त होने की वजह से हमें कई जगह कार्य व्यवस्था या इस तरह की व्यवस्थाएं करके हमने पिछले साल अपना कार्य पूरा किया है। साथ ही तात्कालिक शैक्षणिक व्यवस्था हेतु हमने विद्या सम्मेलन योजना जैसी व्यवस्था की
आपने जो बजट में घोषणा की है उसको हम इस साल से हमारे कॉलेजेस में लागू करेंगे, जिससे हमारे जो शिक्षकों के रिक्त पदों की जो समस्या है वो आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा विद्या सम्मेलन योजना की घोषणा से हमारे शिक्षकों के रिक्त पदों की समस्या का एक बार समाधान होगा। आज लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 10 जिलों में 10 नवनिर्मित भवन एवं 1 जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें से करीब 39.50 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई है। शेष राशि में 4.22 करोड़ रुपए भामाशाह द्वारा तथा 1.6 करोड़ रुपए यूजीसी द्वारा खर्च किए गए हैं। 10 नवनिर्मित भवनों में क्यूसर नागौर, कन्या होद वाणिज्य महाविद्यालय सीकर, पुष्कर अजमेर, राजाखेड़ा धौलपुर, गुडा झुंझुनू, कला महाविद्यालय कोटा, राजगढ़ चूरू, बामनवास सवाई माधोपुर एवं दौसा में लगभग 44.50 करोड़ रुपए की राशि से नवीन निर्माण कार्य करवाए गए हैं। इनके अतिरिक्त 42 लाख की लागत से विधि महाविद्यालय बूंदी में भी जीर्णोद्धार का कार्य करवाया गया है। मैं आज आपके द्वारा इन सभी 11 भवनों का लोकार्पण किया गया है। उसके साथ साथ डीएमएफटी फंड के द्वारा 12.67 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 2 राजकीय महाविद्यालयों पिंडवाड़ा सिरोही एवं गंगापुर भीलवाड़ा की आधारशिला भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज रखी गई है, जिसका अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ करके इन महाविद्यालयों की बिल्डिंग्स बनाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोविड के समय में भी आपके नेतृत्व में पूरे राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी विभागों ने अच्छा काम किया है। आपके आह्वान पर हमारे उच्च शिक्षा विभाग के, एनसीसी के, एनएसएस के, स्काउट्स और गाइड्स के विद्यार्थियों ने कोविड के समय में बहुत ही एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपने जो कोरोना के विरुद्ध जो जन आंदोलन शुरू किया था उसमें भी इन विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। और उसके साथ साथ हमारे शिक्षकों ने भी आगे बढ़कर के समाज में जागृति लाने के लिए कोविड के प्रति जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो रिक्त पदों की जो समस्या है उसके लिए विद्या सम्मेलन की आपने घोषणा की है। 918 पदों को हम आरपीएससी के द्वारा जल्दी से जल्दी भरने जा रहे हैं, उसकी तारीख भी आ गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं, इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत अच्छे आएंगे। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे, और विशेषकर हमारी जो बालिकाएं हैं उनको 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई, क्योंकि वो शहर में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, आज आपने उनके घर के नजदीक, उनके गांव के नजदीक जो कॉलेज खोल करके जो सौगात दी है, निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में ग्रामीण शिक्षा को, उच्च शिक्षा को और बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत पूरे विभाग की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। सभी माननीय विधायकगण जो पधारे हैं, जो हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, मैं आप सबका भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एवं आभार श्रीमान आपके उद्बोधन के लिए। हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन विभाग श्री शांति कुमार धारीवाल साहब को, वो अपने मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब तथा मेरे साथी भंवर सिंह जी साहब भाटी, उच्च शिक्षा मंत्री, इन्हीं के साथ साथ जो यहाँ पर विराजमान है आज महादेव सिंह जी विधायक, लोकप्रिय विधायक राजेंद्र जी पारीक, मुरारी लाल जी मीना, राजेंद्र सिंह जी गुड़ा, समाराम जी, रोहित बोरा साहब, गायत्री देवी जी त्रिवेदी, सुरेश सिंह जी रावत, इंदिरा जी मीना, नारायण जी बेनीवाल और बहन कृष्णा पूनिया तथा भामाशाह किशन कुमार जी मोदी तथा इनके साथ साथ जितने भी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और बाकी जो लोग उपस्थित हैं, मैं उनको सबको संबोधित करता हूँ।
देखिए, शिक्षा, मैं कोटा से आता हूँ और कोटा में आपने कला महाविश्वविद्यालय का आज लोकार्पण किया है। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद के साथ साथ मैं कोटा के बारे में आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि ये शिक्षा नगरी और औद्योगिक नगरी के नाम से विख्यात है। ये शहर पूरी देश में, और पूरी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। कोटा शहर देश में प्रतिभाशाली डॉक्टर्स को और इंजीनियर्स को देने के लिए प्रसिद्ध है। तकनीकी शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कोटा की ख्याति पूरे देश में स्थापित है। यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक तथा विषय विशेषज्ञ पूरे विश्व में अपनी योग्यता की छाप छोड़ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये शहर चंबल नदी की लहरों के जैसे तीक्ष्ण बुद्धि वाला शहर है और ये उर्वरक भूमि है, ऊर्जा की भूमि है। मैं इसे सभी को दिशा प्रदान करने वाली भूमि के रूप में चिन्हित करता हूँ। अधिक आपके आशीर्वाद से जब प्रदेश की जनता ने आपको मुख्यमंत्री चुना और चुनकर के जब आप काम पे लगे, तो मैं समझता हूँ कि तब से लेकर के आज तक जो कोटा ने प्रगति की है वो सिर्फ एक आपके आशीर्वाद से की है, आपके विजन से की है। आपने जो हमें दिशा निर्देश दिए और जिस काम को लेकर के हम गए और उस काम को आपकी मंजूरी दी, मंजूरी करके उसको अमेंड करना था तो अमेंड करने के लिए आदेश दिए, उसी हिसाब से हमने कोटा का विकास करने का प्रयत्न किया है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये शहर आपको देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो है ख्याति प्राप्त करवाएगा, ये कोटा शहर, ये मेरा दावा है। इसी के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा नगरी जो कोटा के उच्च शिक्षण संस्थान का किसी का भी ध्यान अचानक खींचती है। जिस समाज में शिक्षा की कद्र होती है वह समाज सहज, उन्नत और गतिशील हो जाता है। कोटा में शैक्षिक क्रांति को बढ़ाने वाला कई विश्वविद्यालय मौजूद हैं, जिसमें कोटा विश्वविद्यालय यह आपकी देन है, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय यह आपकी देन है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय यह आपकी देन है, कैरियर पॉइंट विद्यालय भी वहाँ पर विद्यमान है। वर्तमान में कोटा शहर में उच्च शिक्षा के 7 राजकीय महाविद्यालय हैं। कोटा शहर शैक्षणिक और सामाजिक प्रगति के साथ साथ भौतिक प्रगति करने वाला एक शहर रहा है। यहाँ आज भी कोटा की भव्यता और विराट स्थापत्य और फ्लाईओवर्स के लिए जाना जाता है। वही शहर के बीचों बीच किशोर सागर तालाब और 7 वंडर्स शहर का सौंदर्यीकरण और सहज ही जो है कोटा आने वाले का ध्यान आकर्षित करते हैं। शहर के हृदय स्थल में कोटा की शान महाविद्यालय, जिस महाविद्यालय को बाइफरगेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, जिसमें कला और विज्ञान दोनों के दोनों कक्षाएं चलती थी। अब कला के लिए उन्होंने अलग से जो है वो महाविद्यालय खोला, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती मैं मान के चलता हूँ कि उस वक्त के शासकों के द्वारा यह गलती की गई कि जो पुराना भवन था, जो अंग्रेजों के बनाया हुआ था, 1930 के आसपास का बनाया हुआ भवन था, जिसमें करीब 80 या 90 कमरे थे, उन कमरों में जिस फैकल्टी में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उसके लिए उसको रखना चाहिए था, कला विद्यालय वहाँ रखना चाहिए था। और जो अभी आज जिसका शिलान्यास हुआ है उसको विज्ञान का बनाना चाहिए था, उसमें सिर्फ 11 कमरे बने हैं। अब 11 कमरों में 9000 स्टूडेंट्स किस प्रकार से विद्या प्राप्त करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इसको आगे जाकर के इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। भाटी साहब से भी निवेदन है कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि 11 कमरों का महाविद्यालय, जिसमें सिर्फ, क्योंकि आज राजकीय महाविद्यालय में कुल मिलाकर के 2000 स्टूडेंट्स साइंस के हैं और 9000 स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं। तो जहाँ पर जो बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पर तो आर्ट्स होनी चाहिए थी, और जो छोटी बिल्डिंग है वहाँ पर जो है विज्ञान की कक्षाएं होनी चाहिए थी, क्योंकि 2000 स्टूडेंट्स हैं।
उसमें सिर्फ आपको लैब बनानी है, लैब के अलावा और कोई काम नहीं करना जिसमें वो ट्रांसफर हो सकता है। तो इसमें दोबारा से पुनः विचार किया जाना चाहिए। आज तो खुशी का मौका है, एक बिल्डिंग तो मिली, कम से कम एक बिल्डिंग तो जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिसका शिलान्यास आज हुआ। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस नवीन भवन के, इस नवीन महाविद्यालय के भवन के निर्माण के लिए जो 2.5 हेक्टेयर जमीन, 2.5 से भी ज्यादा थी, 2.95 हेक्टेयर जमीन जो रघुनाथ हॉस्टल के पीछे दी गई थी, जहां पर ये भवन बना है, उसके एक्सटेंशन का प्रोग्राम हाथ में लिया जाना चाहिए कि किसी प्रकार से एक्सटेंशन हो। और इस दृष्टि से लिया जाना चाहिए कि अगर विज्ञान वहां पर शिफ्ट करना है, विज्ञान की फैकल्टी वहां पर शिफ्ट करनी है, तो उसी तरीके से उसको बनाया जाना चाहिए। 6 करोड़ रुपया जो रखा गया था वो तो खर्च इसी में हो गया, तो कुछ 2-3 करोड़ रुपया और भी अगर लग जाए तो ये विज्ञान का एक अच्छा खासा महाविद्यालय बन सकता है। आज ये, और इससे न केवल कोटा शहर के छात्रों को बल्कि पूरे संभाग के छात्र छात्राओं को जो है इससे उसका लाभ मिलेगा। ये भवन जो जिस भवन में जो ये कला और विज्ञान की संकाय चलती थी, ये 1930 का बनाया हुआ है। और 1930 की वो पुरानी एक हेरिटेज बिल्डिंग है, बड़ी शानदार बिल्डिंग है, जिसका रिनोवेशन वगैरह, रिनोवेशन और रेस्टोरेशन का काम हमने अभी चालू कर रखा है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये राजनीतिक और सामाजिक और शैक्षणिक परिवर्तन इस बिल्डिंग ने खूब देखे हैं, इसलिए इस परिवर्तन में अपन को कहीं घबराना नहीं चाहिए कि जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सके, और जहां पर स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण करने में आराम महसूस कर सकता, वो फैसले करने चाहिए। इस भवन को बनकर के तैयार किया आपने, इसके लिए तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये निश्चित तौर पर ये है, मैं ये मान के चलता हूँ कि अब ये बात भाई कितना बड़ा काम कोविड के बाद में मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर इस प्रदेश में किया है तो शिक्षा के क्षेत्र में किया है। जैसा आपने बताया कि 230 विद्यालय आज तक जो है राजस्थान प्रदेश में चलते थे, और इन 2.5 सालों में 130 महाविद्यालय खोल दिए गए। मामूली बात नहीं है। 5 साल में हो सकता है कि हम 5 साल में इतने महाविद्यालय खोल लें, मुख्यमंत्री जी इतने महाविद्यालय खोल लें कि जो आज सन 50 से लेकर के और जो है आपका 2018 तक जो है जितनी संख्या थी उतने के उतने खोल लें। यही हाल मेडिकल में हो रहा है। मेडिकल का भी देख लिया आप, मेडिकल फैसिलिटीज जो आज तक कभी नहीं हुई थी, जितनी उससे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज जो है राजस्थान में प्रोवाइड की जा रही है। तो कुछ शिक्षकों की भर्ती का भी काम तेजी से चलना चाहिए। 918 करीब शिक्षक चाहिए। उच्च शिक्षा के चहुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्पित मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर मैं मान करके चलता हूँ कि आज इस लोकार्पण के मौसम में, आज इस लोकार्पण के अवसर पर निश्चित तौर पर इस प्रकार का फैसला लेंगे। मैं आखिरी में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं कोटा से आता हूँ, और कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए वर्ल्ड फेमस जगह है, वर्ल्ड फेमस। मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोटा कोचिंग के लिए वर्ल्ड फेमस जगह है। हजारों इंजीनियर्स दे दिए, हजारों IIT निकाल दिए, और हजारों की तादाद में अच्छे डॉक्टर्स दे दिए, हजारों की तादाद में बड़े बड़े अफसर दे दिए इस कोटा ने। आज हरियाणा में खुल गया, मध्य प्रदेश में खुल गया, आसपास के कई स्टेट्स ने जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करने के लिए आदेश दे दिए। मेहरबानी करके इतना सा करना चाहिए अपन को कि कम से कम वो स्टूडेंट जिसने 1 टीका या 2 टीका लगा रखे हों, और वो इंस्टीट्यूट जहाँ पर वो पढ़ना चाहता है, कोचिंग लेना चाहता है, वहाँ के पूरे स्टाफ ने, टीचिंग स्टाफ से लेकर के नीचे तक के स्टाफ ने अगर वैक्सीनेशन लगा रखा है तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट को चालू करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सेफ है। जितने भी जो लड़का आएगा स्टूडेंट, वो उसके माँ बापों की बगैर इजाजत के तो आ नहीं सकता, और माँ बाप भी मेरे ख्याल से सभी इजाजत देंगे जबकि वो वैक्सीनेट हो चुका होगा।
और ऐसी इंस्टीट्यूट हमने आज ये देखा है कि वहाँ पे सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सब वैक्सीनेट हो चुकी, उनका सारा स्टाफ वैक्सीनेट हो चुका। तो आसपास के जब आसपास की स्टेटों ने जो है ये खोल दी गई, तो निश्चित तौर पर भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर करीब करीब 3,500 हॉस्टल्स हैं। 3,500 हॉस्टल्स में कम से कम भी 35,000 कर्मचारी काम करते हैं। 35,000 कोचिंग का अलग है, ये तो इसकी मैं तो सिर्फ हॉस्टल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये इतना बड़ा है कि इस कोटा की अर्थव्यवस्था की ये एक तरह से जीवन रेखा है। इस बात पर गौर करना चाहिए। अगर आसपास की स्टेट नहीं खोलती तो हम भी चुप बैठे हुए, तो हमने कभी आपसे मांग नहीं करी। लेकिन आज मैं आपसे मांग करता हूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को चालू करना चाहिए, शर्तों के साथ चालू करें अपन। ये बिल्कुल जो है उसको कोई फ्री वो न दे के साथ बिल्कुल जो आए जो भर्ती हो जाए। इसको बाकायदा चेक करके उसके सर्टिफिकेट देख करके लड़के के कि हाँ इसने 2 वैक्सीन ले रखे हैं या 1 वैक्सीन ले रखा है, उसको जो है फिर भर्ती। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसको इंस्टीट्यूट को चालू किया जाना चाहिए। मैं पुनः आपको बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने जो है कोटा को एक महाविद्यालय महाविद्यालय की जो है वो बिल्डिंग का आज लोकार्पण किया। और मैं भाटी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और भाटी साहब से मांग भी करता हूँ कि जो मैंने कहा है आपसे कि दोनों संकाय, कला संकाय और विज्ञान संकाय, इन दोनों के बारे में आप खुद कोटा जाइए, कोटा आइए, कोटा आकर के खुद देखिएगा कि किस संकाय के लिए कौन सी बिल्डिंग उपयुक्त है। धन्यवाद। जय हिंद। आभार श्रीमान आपके मार्गदर्शन के लिए। और मैं अब आग्रह कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके मार्गदर्शन पूर्ण ऊर्जामय उद्बोधन के लिए वे हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे वरिष्ठ साथी नगरीय विकास मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल जी, हमारे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक महादेव सिंह खंडेला साहब, राजेंद्र पारेख जी, तमाम हमारे विधायकगण मुरारीलाल जी मीणा साहब, राजेंद्र जी गुड़ा साहब, समाराम जी घरासिया जी, अशोक डोगरा जी, रोहित बोरा जी, आदरणीय श्रीमती गायत्री देवी जी त्रिवेदी, सुरेश सिंह जी रावत, इंदिरा मीणा जी, नारायण बेनीवाल जी, कृष्णा पूनिया जी और भामाशाह कृष्ण कुमार मोदी जी, तमाम हमारे शासन सचिव एनएल मीणा जी, संदेश नायक जी, तमाम उपस्थित अधिकारीगण और जो भी साथी जुड़े रहे हैं, तमाम मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि आज एक साथ में जिस प्रकार से कॉलेजों के 11 कॉलेजों के लोकार्पण और 2 कॉलेजों के शिलान्यास कार्यक्रम संभव हुआ, उसके लिए मैं तमाम साथियों को और क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ कि कॉलेज का बनना और प्रारंभ होना एक क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। और जिस मुल्क में शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ संभव हो, उसकी संभावनाएं अपार होती है आगे बढ़ने की। राजीव गांधी ने जो सपना देखा था 21st सेंचुरी का, तब भी उनका सपना था कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं दुनिया के अंदर, और विकसित राष्ट्र इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतना बड़ा गैप है, हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए जिससे कि जब 21st सेंचुरी आए उस वक्त में हम लोग नई शताब्दी में कम से कम हम लोग भी पूरा प्रयास करके विकसित राष्ट्र में श्रेणी में कैसे पहुंचे। और वही सपना देखा, इसलिए आज आप देख रहे हो कि किस प्रकार कंप्यूटर क्रांति हुई, मोबाइल फ़ोन आ गए, इंटरनेट की सेवाएं आ गई और सब कुछ संभव हो गया।
उसी प्रकार से पंडित नेहरू जब थे आज़ादी के वक्त में, और ये ऐसा वक्त आया था कि आज़ादी जब मिली तो डॉक्टर्स, इंजीनियर, शिक्षक, रिसर्चर सब चले गए अपने मुल्क में, यूके के अंदर। तब जो सोच थी पंडित नेहरू की कि अगर हम पैरों पे खड़े नहीं होंगे आने वाले वक्त में, तो जो विकास का सपना देख रहे हैं देश के लिए और देश के नवनिर्माण के लिए, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, प्रोफेशनल को हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए उनकी दूरदृष्टि थी। उस वक्त में एम्स जैसी संस्थाएं बनी, IIT, IIM, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाएं का निर्माण उस वक्त हो गया आज़ादी मिलते ही, शुरुआत कर दी गई उसकी। उसके परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज ये श्रेष्ठ संस्थाएं कहलाती है जो उस जमाने के अंदर, आज इनका जाल बिछरा देश के अंदर। IIT, राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर भी कभी सोचा भी नहीं था कि आज हम एम्स आ जाएगी, IIT जोधपुर में, IIM उदयपुर में, IIIT कोटा के अंदर, और इतनी विश्वविद्यालय आप सुन रहे हो बार बार मंत्री जी से और साथियों से, कितने विश्वविद्यालय खुल गए अनेकों, चाहे मेडिकल के यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, और कई संस्थाएं आ गई जिसका नाम सुनते थे, निफ्ट आ गई, FDDI आ गई। तो ये जो सभी सेक्टर में जो प्रगति हुई है उच्च शिक्षा के अंदर, राजस्थान भी उसे अछूता नहीं रह रहा है, उस रूप में अपन लोगों ने तैयारी कर रखी है। इसी रूप में राजस्थान में एक के बाद एक संस्थाएं खुलती जा रही है। जब जब सरकार आई है आपके आशीर्वाद से, हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कमी नहीं रखी। पहले जब 20 साल पहले मैं देख रहा था, जब पहली बार मुझे मौका मिला सेवा करने का प्रदेशवासियों की, तो मैंने देखा कि शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं, महिला शिक्षा में और ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, SC ST के लोग और ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। आज 20 सालों में स्थिति नहीं है। अगर आगे उठा के देखेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और इसीलिए इस बार जब सरकार बनी तो अभी ठीक कह रहे थे हमारे साथी धारीवाल जी भी, 123 कॉलेज खोलना एक साथ में, 123 कॉलेज 2 बजट के अंदर। और जो कॉलेज मांग की जिस हमारे साथी ने, विधायक ने, उनको कॉलेज दे दी गई। कुछ साथियों ने कहा महिला कॉलेज भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने महिला कॉलेज भी घोषणा कर दी। बल्कि हमने ये नीतिगत घोषणा कर दी है कि जहाँ 500 लड़कियाँ पढ़ रही होगी जिस स्कूल के अंदर, उसको कॉलेज कन्वर्ट कर देंगे कॉलेज के अंदर। ये घोषणा कर दी अभी हमने। और मुझे अभी मालूम पड़ा कि करीब 25 जगह से आंकड़े आ गए हैं। ये हमारे यहाँ स्कूल में 500 से अधिक, 700 या 800 लड़कियाँ पढ़ रही है। इसके मायने कि हमें वहाँ पे भी प्रोसेस करके कॉलेज खोलनी पड़ेगी। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का सपना जो अपन देख चुके हैं कि शिक्षा जगत में हम लोग पीछे नहीं रहें, और गर्ल्स एजुकेशन में भी आगे आना बहुत आवश्यक है। जब से राजीव गांधी ने जो अमेंडमेंट किए थे 73-74, अवसर मिले मेयर बनने के, प्रमुख प्रधान बनने के, महिलाओं को गांव में सरपंच बनने के, कौन सरपंच बनाना देता था महिलाओं को? आप सोच सकते हैं, आपको मालूम है। कभी नंबर आता ही नहीं था, ना SC, ना ST, ना OBC, ना महिलाओं का। आज गांव में और शहरों में जो सरपंच और पार्षद और बन रहे जो कुछ भी, वो आप देखते हैं कि किस रूप में उनको अवसर मिले। साथ में शिक्षा का होना भी आवश्यक है। और वो सपना मैं समझता हूँ कि जो देखा है, हर ब्लॉक में कॉलेज कैसे बने, ये भी नीतिगत फैसला है कि धीरे धीरे हम चाहेंगे हर ब्लॉक में एक कॉलेज बन जाए, छात्रों को दूर नहीं जाना पड़े। कई तो गांव में लड़कियों को भेजते नहीं दूर,
शहरों के अंदर परिवार वाले, और नहीं भेजने के चक्कर में वो अनपढ़ रह जाती है, उनके लिए सुविधाएं मिल जाएगी। जब 500 बच्चियाँ होगी वो अपन कॉलेज खोल देंगे। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो एक राजस्थान में माहौल बन चुका है उसको लगातार आगे कंटिन्यूस करने की आवश्यकता है। अब मेडिकल कॉलेज है, इक्का दुक्का कोई जयपुर में, जोधपुर में 2-3-4 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, कोटा में हुआ करती थी। आज अपन 33 जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। 30 जिले में तो सैंक्शन हो गई है भारत सरकार से भी, और काम शुरू भी हो गया कि मेडिकल कॉलेज, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना आप सोच सकते हैं। आने वाले वक्त में जहाँ मेडिकल कॉलेज खुल जाती है उसके बाद में वहाँ जो प्रतिभाएं निकलती है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, CHC, PHC, ट्रॉमा सेंटर, सब सेंटर तक आराम हो जाता है। और जहाँ मेडिकल कॉलेज होती है वहाँ पे उसका जो मेन अस्पताल होता है उसमें सब तरह की फैकल्टीज होती है। तो कितना बड़ा लाभ उस जिले के लोगों को मिलेगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कहाँ तो वो संभागीय मुख्यालय में जाता आदमी तकलीफ पाता है, कहाँ जिले में उसको सारी स्पेशलाइज सुविधाएं मिल जाएगी। इस प्रकार की सोच के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेरे साथियों ने, भवन सिंह भाटी ने सब बातें बता दी आपको किस प्रकार से स्टाफ की गेस्ट फैकल्टी जरूरत होगी, तो वो हमने छूट दे दी है। किस प्रकार से हम लोग कोचिंग में जो बच्चे हैं जो साधन संपन्न नहीं हैं उनको 75,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे कोचिंग करने के लिए। जो अच्छी प्रेस्टिजियस कोचिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन के लिए धारीवाली कह रहे थे कोटा के अंदर तो जाल बिछा हुआ है, बिल्कुल ठीक कहा है। कोटा का नाम पूरे देश के गांव-गांव से पहुंच चुका है। राजस्थान में कोटा एक नगरी है जहां पर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से जो बच्चे निकलते हैं उनकी संभावना बहुत अधिक है। तो आप देखते हैं कि लाखों बच्चे वहाँ पर हॉस्टलों में रह रहे हैं, और जो उन्होंने सुझाव दिया है कि कोविड के अंदर किस प्रकार से प्रारंभ करें वो फैसला हम जल्दी करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो स्थिति मैं आपको बता रहा था, ये माहौल अब बन चुका है राजस्थान के अंदर, और हमें इस माहौल को बनाए रखना है सबके सहयोग से, और जन जागरण भी करना पड़ेगा जिससे कि विद्या का महत्व लोग समझ सके। जमाना बदल गया है, अब तो वही जाति, वही धर्म, जातिवाद की बातें हो चाहे वो सांप्रदायिकता की बातें करते रहो, कोई मतलब नहीं। अगर आगे बढ़ना है तो कोई जाति पाति के हिसाब से मीटिंग करके आगे नहीं बढ़ा जाता है, ना बढ़ा जाएगा। अब तो वही जाति जो वर्ग वही आगे बढ़ेगा जिसमें शिक्षा ज़्यादा होगी। आज जो मैंने कहा आपको, विज्ञान और तकनीकी का ज़माना आ गया है, इंटरनेट और ईमेल की सेवाएं मिलने लग गई है, दुनिया मुट्ठी में हो गई है। आपके मोबाइल फ़ोन में पूरी दुनिया की जानकारी आप ले सकते हो गूगल से, काम पहुंच गए हैं। उस ज़माने के अंदर शिक्षा नहीं होगी वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम सब का नैतिक कर्तव्य भी है, और विशेष रूप से चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो और चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, जिनकी ड्यूटी है कि हम कहते समाज में वो मैसेज दें जिससे कि अधिक से अधिक समाज के लोग शिक्षा से जुड़ें, कोई बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। ये माहौल बना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। विश्वविद्यालय हमने यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से भी खोला है, पत्रकारिता के लिए अलग से विश्वविद्यालय चल रहा है, और स्किल डेवलपमेंट का अलग विश्वविद्यालय है। अभी हमने नया फैसला किया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे, दो इतनी महान MIT जिसको कहते हैं, ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था हैं। उसी तर्ज पर जयपुर के अंदर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की मैंने घोषणा कर दी है, और इसी साल उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारा प्रयास है, इस रूप में हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी का वादा किया फाइनेंस कमीशन ने, मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार जल्दी फैसला करेगी, वो विश्वविद्यालय भी खुलेगा।
इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं और लगातार हमारा फोकस रहेगा कि हम लोग स्कूल से लगा करके कॉलेज विश्वविद्यालय तक कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त करें। और आप देखा होगा उसी कड़ी के अंदर शिक्षा मंत्री हमारे दोतारा जी ने भी जो अभी इंग्लिश स्कूल ने खोलना प्रारंभ किया है शिक्षा विभाग से, वो शिक्षा विभाग से मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा वेलकम हुआ उसका। गांव के लोग ऐसे हमारे यहाँ पर आने चाहिए इंग्लिश स्कूल में एडमिशन के लिए। अब तो कई सरकारी स्कूलों में आने लगे बच्चे, प्राइवेट वालों से भी। वो जो बच्चे आने लगे हैं और 5,000 की आबादी जहाँ होगी गांव में कस्बों में, वहाँ अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेगी, ये घोषणा कर चुके हैं। हम जानते हैं कि हिंदी का महत्व तो बहुत बड़ा महत्व है, वो तो रहेगा और रहना ही चाहिए। और ज़माना बदल गया, 21वीं सेंचुरी का है। मैंने कहा विज्ञान तकनीकी का ज़माना है, उसमें इंग्लिश का अपना महत्व है कामयाब होने के लिए। तो बच्चों में इंग्लिश के प्रति भी रुझान पैदा हो, ये सोच के जो स्कूलें खुलने लगी है। और मैं समझता हूँ कि लगातार उसकी संख्या बढ़ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर के उनको भी कामयाब करना चाहेंगे, जिससे कि आज जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जिस रूप में बच्चे जाते हैं, बहुत कॉस्टली होता है वो। और मुझे जानकारी मिल रही है, आज अखबार में खबर भी थी कि सरकारी स्कूल के अंदर भी जो अफसर हैं, डॉक्टर्स हैं और जो एमएलए हैं, उनके बच्चे इन इंग्लिश स्कूलों में जाने लग गए हैं। तो कहने का मतलब है कि अच्छे स्टैंडर्ड की स्कूलें खोल रही है। तो स्कूल से लगा करके कॉलेज तक, विश्वविद्यालय तक हमारा जो एक टारगेट बना है, उसको लेके हम आगे बढ़ना चाहेंगे, ये मेरा मानना है। अंत में कहना चाहूँगा कोरोना के बारे में। कोरोना के अंदर आप सबके आशीर्वाद से प्रयास किया कि हम लोग कैसे कामयाब हों, क्योंकि जीवन को बचाना आवश्यक है। और आजीविका भी बची रहे, दोनों को बैलेंस कैसे करें। आज 1.5 साल हो गया। 1.5 साल किसे कहते हैं? 1.5 साल में लोग घरों में बैठे हुए हैं, पूरी तरह काम खुल नहीं पा रहे हैं। खुलते हैं तो बार बार लॉकडाउन लग जाता है। ये तमाम हालात आपके सामने हैं। पूरी दुनिया के अंदर बार बार दूसरी लहर आई, फिर थर्ड वेव आ गई है। हमारे यहाँ पहली वेव तो फिर भी काम चल गया, पर दूसरी लहर इतनी खतरनाक आई, पूरा देश हाहाकार मचाने लग गया। ऑक्सीजन को लेके, दवाइयों को लेके देखा होगा आपने, कितने कर्नाटका में, गोवा में, यूपी के अंदर, दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे गए। तो आप सोच सकते हैं कि किस माहौल में हम लोगों ने लड़ी है केंद्र से भी कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें, किस प्रकार मैनेजमेंट किया है, किस प्रकार ऑडिट करवाई ऑक्सीजन की, जिससे कि हर मरीज को कैसे पहुंचाया जा सके। उसी रूप में हम लोगों ने रास्ता में मैनेजमेंट किया, परंतु फिर भी मौतें बहुत हुई है। 4 लाख लोग मारे गए देश के अंदर, 4 लाख लोग मर गए। और राजस्थान पहली वेव में करीब 1,500-2 हज़ार लोग मरे थे, सेकेंड वेव में यहाँ पे 4,000 लोग मर गए। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक व्यक्ति का मरना क्या स्थिति बनती है, आप सोच सकते हो। इस रूप में आज ये कोरोना की जो, और वो डेल्टा नाम का जो कोरोना आया, बहुत ही खतरनाक है। वो पूरी दुनिया मान चुकी है उसको। इंडिया से ही गया है, इंग्लैंड वालों को मालूम पड़ा, हमें तो पहले मालूम ही नहीं पड़ा। और हमें तो आधी वेव चली गई, उसके बाद मालूम पड़ा कि कोरोना जो दूसरी बार आया वो वेरिएंट बहुत खतरनाक है, B16117B2 उसका नाम था। उसका नाम रखा डेल्टा। बहुत ही खतरनाक है। अब डेल्टा प्लस आने की भी खबरें हैं। त्रिपुरा के अंदर 90% जो आ रहे संक्रमित लोग, वो डेल्टा प्लस आ रहे हैं। वो डेल्टा ही खतरनाक है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत जगह आ रहा है। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी
नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री से बात करी है, क्योंकि खतरा भी गया नहीं है। हमें सबको समझना पड़ेगा कि अभी हम सब मिलके प्रदेशवासी सब बातें पीछे छोड़ दें। राजनीति की जगह राजनीति चलती जाएगी, समाज सेवा भी करते रहेंगे, धर्मगुरु अपना काम करते जाएंगे, एनजीओ अपना काम करें, और जहाँ मानव को बचाने की बात आए वहाँ जो है वहाँ हम लोग चाहेंगे कि तमाम बातें पीछे छोड़ दें, सामने इंसान दिखना चाहिए। इंसानियत वही है, अभी धर्म हमारा इंसानियत है। कोई विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, कोई धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, हमें इंसान दिखना चाहिए। उसकी हमें मदद करनी है एक दूसरे की, जो हमने की है पहली वेव के अंदर भी, खाने की, पीने की, सुविधाओं की कोई कमी नहीं रखी। हमारी संस्थाओं ने भी कमी नहीं रखी, विधायक गणों ने भी खूब खाने के पैकेट बांटे, हमें कोई छूट दे रखी थी एमएलए फंड से भी। सबने मिलकर मुकाबला किया, इसलिए हम कामयाब रहे हैं और रास्ते का नाम रोशन हुआ पूरे देश के अंदर। किस प्रकार से अपन ने इसका मुकाबला करें, हम लोग कामयाब रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि यही भावना अभी जब तक कोरोना पूरा ख़त्म नहीं हो तब तक हम लोग एक दूसरे की इमदाद के लिए मन में भाव रखें और संकल्प लें कि हमें राजस्थान को बचाना है, उसके लिए सब कुछ करना है। और सरकार के साथ में आप हमेशा खड़े मिले, प्रदेशवासी पूरे। इसलिए सरकार ने भी, मैंने करीब 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की होगी, 400, और एक एक चीज मैनेजमेंट इस प्रकार से किया जिससे कि राजस्थान वासियों में कोरोना संकट से हम कैसे निकल सके। काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब हुए हैं, जिसकी चर्चा देश में भी हुई, देश के बाहर भी हुई है। अब मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि कृपा करके जो अभी जो माहौल वापस बन रहा है छूट देने के बाद में, भीड़ इकट्ठी हो रही है, पूरे देश में हालात ही बनते जा रहे हैं। टूरिस्ट स्पॉट से वहाँ पे भीड़ भाड़ इतनी अधिक हो गई है कि लोग चिंता करने लग गए हैं। मैं समझता हूँ कि इस चिंता का विषय होना चाहिए। मैं 3 दिन से देखता हूँ एक्सपर्ट की रिपोर्ट, WHO की रिपोर्ट, और जो हमारे टीमें बनी एक्सपर्ट की, डॉक्टर्स की। कल भी हमने विसी करी थी वैक्सीन को लेके, तो डॉक्टर ने सबने यही कहा है अगर ये हालात रहे तो थर्ड वेव को हम बुलाएंगे, वो आएगी नहीं, आने में देरी करेगी तो भी हम बुला रहे हैं उसको। तो कृपा करके हम लोग जो कॉलेज के माध्यम से मैं बाटी को कहना चाहूँगा, आपके तो शिक्षा विभाग के तो इतने टीचर्स स्टूडेंट हैं, उन तक मैसेज आना चाहिए। उनके माध्यम से भी कोई ना कोई आप कैंपेन सोचो कि किस प्रकार अपन लोग उनको कोई पैम्पलेट, पोस्टर या कोई उनको और कुछ तरीके से हम लोग वहाँ से बात पहुँचाएँ। और उनको क्या आप संकल्प लो, आप अपने पूरे मोहल्ले के अंदर मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप गाइड करोगे। ये बात भी आज जितना विकास महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से आज कोविड से सबको बचाना महत्वपूर्ण है। जिंदगी बचेगी नहीं तो क्या होगा। आज जो मृत्यु दर बढ़ती गई है, वो 1.5 महीना निकालना बड़ा मुश्किल था हम सबके लिए। हाहाकार ऐसा मच गया देश के अंदर, ऑक्सीजन को लेके भी आपने देखा, माहौल को देखा, रात दिन एक करके उस वक्त हमने किसी जगह टाइम निकाला है। दूसरा जो चिरंजीवी योजना आई है, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री पूरे प्रदेशवासियों के लिए है। और कुछ लोग जो पैसे वाले हैं उनको खाली प्रीमियम है उनका बीमा कंपनी का 1700 रुपये, उसका आधा 850 रुपये होता है, आधा सरकार भरेगी, उनका भी पैसे वालों का भी आधा उनको भरना है। ये बहुत कम लोग हैं, कुछ 10 लाख लोगों ने भर भी दिया है। मैं चाहूँगा कि जो ये स्कीम इतनी शानदार है, 5 लाख तक का परिवार का इलाज होना, जिसमें जब भर्ती होगा पेशेंट उसके 5 दिन पहले से, और जब छुट्टी होगी ठीक होने के बाद में 15 दिन बाद तक का खर्चा उसके अंदर शामिल है। तो आप सोच सकते हो कि एक शानदार स्कीम बनाई है। उसको कामयाब करने के लिए भी कॉलेज, शिक्षा संस्थान और स्कूल एजुकेशन विभाग इसको विशेष रूप से आगे आना का मैं आह्वान करता हूँ। और तीसरा जो हमने पैकेज दिया है अभी, जो लोग अनाथ बच्चे हो गए हैं
कोविड के कारण से विधवाएं हो गई है, उनको हमने 1 लाख रुपए तत्काल 2,500 रुपये प्रति माह का बच्चों को प्रति माह का वजीफा और 18 साल होने पर 5 लाख रुपए। विधवाओं को भी 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली और विधवा पेंशन देंगे। इस प्रकार का एक प्रयास किया गया है कि उनका एक हौसला बढ़ा रहे और बना रहे, और सरकार उनके साथ में दुख की घड़ी में खड़ी है। और आगे भी कोरोना की लड़ाई के अंदर प्रदेशवासियों के साथ हम लोग सब खड़े मिले, जो जनप्रतिनिधि हैं वो और तमाम सरकारी गैर सरकारी जो काम करने वाले लोग हैं, NGO, सब मिलके करें। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ मैं फिर कहना चाहूँगा कि आज 11 कॉलेज के लोकार्पण होना, 2 कॉलेज के शिलान्यास, और जिस रूप में इंटरेस्ट दिखाया है और जो भामाशाह आ गया है उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारी परंपरा को निभाया आप लोगों ने। राजस्थान की परंपरा रही है शेखावटी और मारवाड़ और सभी मेवाड़ हो चाहे ढूंढाड़ हो चाहे कोई हो क्षेत्र, भरतपुर समाज के लोग हों कोई हो, सब ने अपने अपने हैसियत से इमदाद करी है कोरोना के अंदर भी। और उसी रूप में जब कभी विकास के काम करने गाँव के अंदर तो अपने हैसियत से जो प्रवासी हैं वो भी सेवा करते हैं अपने गाँव के अंदर। तो आज इस मुबारक मौके पर मैं श्री गौतम आर मोरारका, श्री किशन कुमार जी मोदी जी बैठे हुए थे अभी, श्री दिनेश सुतार, श्री नरेंद्र कुमार कमाल थरिया, श्री मूलचंद जी लड्डा साहब, किशोर भाई हजारीमल सांघवी, ये तमाम भामाशाह थे। इनका भी 4-5 करोड़ रुपए का योगदान रहा इसके अंदर। मैं समझता हूँ इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इनका, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी सरकार तो अपना काम करती है, पर जब लोग मिलते हैं, समाज के लोग साथ जुड़ते हैं तो वो योजना कामयाब अच्छे ढंग से होती है। और ये परंपरा राजस्थान की रही है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए मैंने कहा कि जो हमने पैकेज दिया है उस पर भी आप लोग ध्यान रखें, जो जानकारी किसी को नहीं हो पैकेज की जानकारी दें। उन बच्चों को जो अनाथ हुए उनको भी, विधवा महिलाओं को भी आप हेल्प करें। यही बात करता हूँ मैं भाटी जी को और इनके तमाम विभाग को, तमाम जो कॉलेज जहाँ खोली है उन सब के वहाँ पूरे कॉलेज के परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार महोदय। अंत में मैं सभी उपस्थित गणों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी उपस्थिति से आज का यह कार्यक्रम अविस्मरणीय बन गया है। हम आप सभी के गरिमामय उपस्थिति से अभिभूत हैं। धन्यवाद। Your meeting has ended.